बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा अगला लेक्चर जो है, जो अभी जो प्रैक्टिकल की क्लास है उसका जो है वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पिछला टॉपिक जो है वो मीन 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 छठा लेक्चर जो है मैंने आपको पहले भेज दिया है। और सातवां लेक्चर जो है ये इसके ऊपर है, बर्ड्स के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे जी कि इसका जो है सबसे पहले क्रीटरी सिस्टम। इसका क्रीटरी सिस्टम क्या है? तो ये आपको पता है कि जो एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन एक्चुअली जो है बर्ड्स के अंदर है कि वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द जो है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं आपको पता है, ये चूंकि ये ट्रस्टियल ऑर्गेनिज्म है और जितने भी ट्रस्टियल ऑर्गेनिज्म है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है, नाइट्रोजनस वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म के अंदर जो है वो सिक्रीट करते हैं। अच्छा, अब जो है बर्ड जो है इनके अंदर दो तरीके हैं जिस तरीके से ये अपने बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट या सॉल्ट जो है वो डिक्रीज करते हैं। उनमें से सबसे पहला तरीका जो है वो है जी थ्रू किडनीज। तो आपको पता है कि इनके अंदर किडनीज होते हैं और मेटानेफ्रिटिक किडनी है, यानी कि पानी को कंजर्व करने वाले और हाईली एफिशिएंट किडनी है। और यही आगे जो है वो मैमल्स के अंदर भी इस तरह के किडनी पाए जाते हैं और इनके अंदर बेशुमार नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन्स के आगे जो है फिर आपको पता है कि रीनल कार्टिसल और नेफ्रेट ट्यूब्यूल होती है। ये देखें जी, ये इसके किडनी हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं इसके, ये जो एओर्टा के और ये जो है दोनों साइडों के ऊपर इसकी मिड के अंदर। और ये इसका आगे जो है वो रीनल कार्टिसल का स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको। और इसके बाद ये देखें जी, ये रीनल कैप्सूल होते हैं यहाँ के ऊपर, ये रीनल कैप्सूल है। और यहाँ से ये देखें कि ब्लड जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट लेके बॉडी से यहाँ पे आता है किडनीज के अंदर, यानी कि ब्लड आता है। और ब्लड को इर्द गिर्द ये बोमेन कैप्सूल इसे हम कहते हैं, ये बोमेन कैप्सूल को यहाँ पे तस्वीर पे लिखा भी हुआ नंबर 2 जो है ग्लूमरुलस। तो ये ग्लूमरुलस जो है इसको जो है वो कवर किया होता है और ये ग्लूमरुलर कैप्सूल है, ये ग्लूमरुलस है। और इसके इर्द गिर्द ये जो है ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, जैसा कि आप ये सामने ये इसके नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जितने भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो फिल्टर होके इस ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। ये ट्यूब जो है जिसको इसने नंबर दिया हुआ है, इस ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और ट्यूब के अंदर आते हैं तो मोस्टली जो है जो यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट आता है और इसका काफी सारा इसके साथ पानी और कई सारे आयन वगैरह भी फिल्टर होके इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आस्ता आस्ता ये देखें कि इस ये जो ब्लू कलर के अंदर वेन है, ठीक है, इसको कवर किया हुआ है कई सारी बेशुमार आर्टरीज ने। तो ये आर्टरीज दोबारा से जो इम्पोर्टेंट आइंस होते हैं या वाटर होता है, ये इस सारे को दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर जाती हैं। और इस सारे प्रोसेस के दरमियान सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही इसके अंदर रह जाती है। ठीक है, और यहाँ से फिल्ट्रेशन यहाँ स्टार्ट होती है। मोस्टली फिल्ट्रेट इसके अंदर आ जाता है जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट आइंस और पानी भी एब्जॉर्ब हो जाता है, मगर बाद में आस्ता आस्ता ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है इन वेन्स के अंदर ये। और इसको कहते हैं लूप ऑफ हैंडलिंग। ठीक है, ये जो है आठवां नंबर इधर लिखा होगा कलेक्टिंग डक्ट है, ये वाली ये येलो कलर में नजर आ रही है जिसमें कम नंबर। और आठवां नंबर ये लूप ऑफ हैंडलिंग है। लूप ऑफ हैंडलिंग यहाँ पे मोस्टली रीअब्जॉर्प्शन होती है इंपॉर्टेंट आइंस और उसकी जो साल्ट वगैरह की। तो इस तरीके से ये जो है ये इसको स्क्रीट करते हैं। और यूरिक एसिड जो है वो मैंने आपको कहा कि वो जो है दूसरे फीकल मटेरियल के साथ आर्जी तौर पर ग्लूकोआ के अंदर स्टोर हो जाता है। और फिर जो है आस्ता आस्ता जो है वो ग्लूकोआ से ये बाहर कर दिया जाता है। और ये एक्चुअली एक्चुअली एक वाइट पेस्ट के तौर पे एक्सक्रीट किया जाता है, यानी कि बिठें सी होती हैं ना, तो वो बिल्कुल सॉलिड होता है और ना ही बिल्कुल पानी होता है, बल्कि एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वाइट सा पेस्ट होता है। ठीक है, ये अक्सर कई दफा चांस भी होता है कि हमारे कपड़ों के ऊपर वो बिट गिर जाती है, ऊपर से परिंदा उड़ते उड़ते बिट कर जाता है, या दरख्त के ऊपर बैठा है तो बिट करता है, तो वो जो फीसेस करते हैं तो हमारे कपड़ों पे गिर जाते हैं, उनसे निशान भी बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका है साल्ट ग्लैंड। साल्ट ग्लैंड क्या है कि ये इसके इंटीरियर साइड के ऊपर, ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें जस्ट इसकी आईज के ऊपर वाली साइड के ऊपर यह साल्ट ग्लैंड है। तो ये क्या करते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड जितना होता है उसको ये बॉडी से कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके ये नेजल नॉस्ट्रल के थ्रू अपने एक डक्ट के, ये साल्ट ग्लैंड डक्ट है और ये इसके नॉस्ट्रल्स हैं। नॉस्ट्रल नेयर्स पीछे हम पढ़ के हैं, नेयर्स के थ्रू स्क्रीन कर देते हैं। और इस तरीके से कतरा कतरा इसके ये नसों से बेहतर रहता है। और ये 3 टाइम मोर कंसनट्रेटेड होता है, ये इसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये 2 to 3 टाइम मोर कंसनट्रेटेड देन बॉडी फ्लूइड होता है, क्योंकि इसके अंदर वो सोडियम क्लोराइड एक्चुअली एक्सेस अमाउंट के अंदर मौजूद होता है।
अच्छा जी, आगे आ जाएं। ये देखें जी, साल्ट ग्लैंड, ये एक्सक्रीशन हो गई, ये भी वही तस्वीर है, इसको उसमें ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है। अच्छा जी, इससे आगे जो दूसरा आ जाए वो है जी रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके अंदर ये 4-5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले ये अपनी टेरिटरीज ढूंढते हैं, यानी कि हदबंदी करते हैं कि ये मेरा इलाका, ये आपका इलाका। जब एक दफा टेरिटरी स्टैब्लिश हो जाती है, फिर उसके बाद फाइंडिंग मेट्स, ये अपने ऑपोजिट सेक्स को, साथी को तलाश करते हैं और अपने पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है अल्टीमेटली ये फिर घोंसला बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं कि डिफरेंट किस्म के घोंसले होते हैं। और इसके बाद जो है फिर अंडों पे बैठ जाते हैं, परिंदों जो है अंडों को इनक्यूबेट करते हैं। कई सारे तरीके इनक्यूबेट करने के, वो आगे चलते हैं पड़ते हैं। और इसके बाद जब उन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तो उनको, जब तक वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, तब तक उनको फीड करवाते हैं। तो ये जितने भी बर्ड्स हैं वो ओवीपैरस होते हैं, यानी कि अंडे ही देते हैं, कोई भी बच्चे नहीं देता, ठीक है। इसके अलावा इसकी गोनेडल सिक्रीशन जो लोकेशन कहाँ पे है, ये देखें जी कि ये जो है जस्ट किडनी के साथ, ये किडनी है, किडनी के साथ ये जो है ये ओविडक्ट और ये एग्स ओवरी जो है वो पाई जाती है। ये इसकी क्लोकल ओपनिंग है। तो इस तरीके से ये दूसरों की भी देखें कि इसकी जो लोकेशन जो है ये बिल्कुल एडजेसेंट टू द किडनी के साथ होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये देखें जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस से ये आगे ओविडक्ट निकलती है, या देखें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस से ये देखें ये नाली निकलती है, इस नाली को हम कहते हैं वैज डेफरेंस, ठीक है। और वैज डेफरेंस से बाद अल्टीमेटली ये फिर जो है इधर आ जाते हैं क्लोकल ओपनिंग के थ्रू, ठीक है। और इस तरीके से फीमेल देखें तो ये फीमेल्स में ओवरी है, ओवरी से ये ओविडक्ट है, ये आपको कर्ल्ड सी नजर आ रही है। ओविडक्ट के अंदर ये अंडे आ जाते हैं, और ओविडक्ट के साथ ये आपको कई सारे ग्लैंड नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली इनको वेट रखने के, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर यूट्रस में, और यूट्रस से क्लोका में जो है अंडे जो है वो मूव करके बाहर आ जाते हैं, और यहीं पे इसके वो शेल भी बन जाता है, ठीक है। ये इसमें दिखाया गया है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर अंडे बन रहे हैं, ये देखिए ओवरी फिर ओविडक्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। और ओविडक्ट के अंदर इसके इर्द गिर्द एल्बुमिन भी बन जाती है इसी, और एल्बुमिन यानी कि ओविडक्ट के अंदर इसके इर्द गिर्द एक वाइट कलर की लेयर जो बनती है एल्बुमिन, वो भी बनती है। फिर इसके इर्द गिर्द यहाँ पे आके एग शेल भी बनता है, एग एग पहले एग मेम्ब्रेन बनती है, फिर एग शेल यहाँ पे आके बनता है, और फिर अल्टीमेटली ये देखें शेल वाला अंडा जो है वो बाहर एक्सक्रीट होता है, ठीक है। ये देखें जी इसका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये देखें टेस्टिस, और ये वेज डेफरेंस, ये जिग जैग है, उसके साथ कई सारे ग्लैंड अटैच होते हैं जो कि इसको वेट रखने में, अलाइव रखने में हेल्प आउट करते हैं। और अल्टीमेटली ये क्लोकल ओपनिंग के थ्रू आता है, और वेंट के थ्रू ये फिर अल्टीमेटली स्पर्म जो है वो बाहर निकलते हैं। इसके अंदर कोई पीनस वगैरह नहीं होता, मेल के अंदर कोई वेल डेवलप किस्म के, जैसे हम पीछे पढ़ के आए कि स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए पीनस लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता इनके अंदर। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये देखें ओवरीज के अंदर एग्स बनते हैं, और फिर एग जो है ये इसके अगले फनल लाइक पार्ट के अंदर जो ओविडक्ट का पार्ट है, ये सारी ओविडक्ट ही है, ठीक है। इसके जो पहला पार्ट है इनफेंटिबुलम, इसके अंदर आ जाते हैं, और फिर इसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है एग जो है वो इसका अगले पार्ट मैग्नम, फिर इश्तियम, फिर यूट्रस, और यहाँ पे आके एग शेल ऐड होता है, और फिर अल्टीमेटली वेंट के थ्रू अंडा बाहर निकलता है। तो ये एक्चुअली इसके डिफरेंट पार्ट हैं, ये मगर है क्या, ये सारी ओविडक्ट ही है, ठीक है। तो ये इसके जो सिस्टम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी आगे, ये देखें इसका जो ट्रांसफर करने का है, इसके अंदर मैंने कहा कि सिंपल कोई ऐसा मेल के अंदर पीनस वगैरह नहीं होता कि जिसके थ्रू वो फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म जो है इंजेक्ट कर सके। सिंपल क्या करता है कि मेल फीमेल की बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ने के बाद अपनी जो कह लें कि क्लोकल ओपनिंग को फीमेल की क्लोकल ओपनिंग के बिल्कुल सामने रख के वो जो है वो स्पर्म रिलीज कर देता है, और वो स्पर्म ये देखें मूव करते करते इसके डिफरेंट पार्ट से गुजरते गुजरते ओवरी में आते हैं। और ओविडक्ट के ऊपर वाले हिस्से में ये देखिए जहाँ से स्टार्टिंग पार्ट है, फनल लाइक शेप है, यहाँ पे आके वो फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होने के साथ साथ एग ऐसे मूव करता रहता है नीचे की तरफ, और अल्टीमेटली इसके यहाँ पे क्लोकल ओपनिंग, और क्लोकल ओपनिंग से ये बाहर निकल आते हैं, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म है इसके रिप्रोडक्शन का। अब आ जाए जो टेरिटरीज, टेरिटरीज जो है हर बर्ड जो है, जिस तरीके से मैंने कहा इंसानों के अंदर या पीछे हम फ्रॉग के अंदर, रेप्टाइल के अंदर जो मैंने देखा था आपको बताया कि टेरिटरी यानी कि अपनी इलाके की हदबंदी करते हैं कि ये मेरी जगह है, इधर नहीं आना, यानी कि एक स्पीशी फिर दूसरे को इंटरफेयर करने नहीं देती,
ठीक है, मुदाखलत करने नहीं देते, उसके लिए डिफेंड करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं, कुछ बर्ड्स के अंदर के मेल जो टेरिटरी डेवलप करता है और फीमेल वहां पे आती है, कुछ में ऐसे होता है कि फीमेल टेरिटरी डेवलप करती है और मेल वहां पे अट्रैक्ट होके आते हैं। तो फिर जब एक दफा टेरिटरी हदबंदी हो जाती है, फिर उसके बाद वो अपना नेस्ट बनाते हैं, फूड रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, और नेस्ट बनाने के लिए वो जितनी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो इकट्ठी करती हैं। इसके अलावा जो है ये ब्रीडिंग जो है डिपेंड, स्पेशली जो है ब्रीडिंग बर्ड, ये टेरिटरी डेवलप करते हैं, जिन्होंने ब्रीडिंग करनी होती है, वो उनके अंदर ये आप कह सकते हैं कि ये जो है वो टेरिटरीज जो है वो डेवलप होती है। अच्छा, इसके बाद आप कह लें कि इसके अलावा जो है ये, अगर कोई आ जाए, कोई दूसरा बर्ड आ जाए इंटरफेयर करने के लिए, कब्जा जमाने के लिए, तो फिर उसको अल्टीमेटली ये भगा देते हैं। तो और भगाते कैसे हैं? ज्यादातर थ्रेट्स के थ्रू ही, यानी कि धमकियां शमकियां दे के एक दूसरे को भगा लेते हैं। एक्चुअल फाइटिंग कुछ ही स्पीशी में होती है, बहुत कॉमन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये मेटिंग जो है, मेटिंग करते कैसे हैं? कि कुछ के अंदर ऐसे, मैंने आपको बताया कि मेल जो है वो फीमेल को मेटिंग पीरियड के दरमियान जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट करने की इनके कई सारे तरीके हैं, यानी कि ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना है फॉर मीटिंग पर्पस के लिए, तो उसके कई सारे तरीके हैं। जैसे एज एग्जांपल दो तीन इसमें एग्जांपल दिए हैं। जैसे मेल वुड पैकर ये क्या करता है कि मेल जो है वो ट्रीज के ऊपर अपनी चोंच के साथ ऐसे साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, टिक टिक करता है। और उसका मकसद ये होता है कि फीमेल सुन के आवाज वो आ जाए। ठीक है, अगर फीमेल है तो वो फीमेल जो है वो मौजूद रहती है और फीमेल जो है वो आ जाती है उसको सुन के। अच्छा, जो मेल रफल्ड ग्राउज हैं, ये क्या करते हैं? ये जो हैं जो ये अपने फैंस को, विंग्स को अपनी लकड़ी के ऊपर फड़फड़ाते हैं, ऐसे लकड़ी के ऊपर बैठ के, लॉग के ऊपर बैठ के, उसके साथ साथ आवाज पैदा करते हैं अपने परों के साथ। उस आवाज पैदा करने का मकसद ये होता है कि ये जो है अपोजिट सेक्स जो है वो आ जाए, फीमेल उसकी तरफ आ जाए। अगर विलिंग फीमेल होगी तो वो आ जाएगी। और कुछ के अंदर ये देखें कि ये कुछ अपने विंग्स को फैला के, कुछ साउंड प्रोड्यूस करके, कुछ ये देखें कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करके, फाइट करके भी टेरिटरी करते हैं। जो कमजोर वन होता है वो, वीकर वन होता है वो भाग जाता है, जो स्ट्रांगर है वो रह जाता है। ठीक है। और यही देखें इस तरीके से, और एक दूसरे को भी ये देखें अट्रैक्ट करने के ये काम है। मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया था कि कई सारे बर्ड्स, स्पेशली मेल्स के विंग जो है वो बड़े कलरफुल, और उनके ऊपर कलर पैटर्न होते हैं, उन कलर पैटर्न्स की वजह से वो मेल फीमेल्स को, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये भी एक तरीका है इनके अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने तीसरे जो क्रेन्स हैं, ये क्रेन जो हैं ये कोर्टशिप डांस करते हैं। कोर्टशिप डांस के अंदर ये कई सारे काम करते हैं। स्टेपिंग, यानी कि चलते हैं, जैसे मटक मटक के चलना। और इसके अलावा बोइंग, बोइंग जो है वो झुकना, कभी ऊपर होना। इसके अलावा स्ट्रेचिंग, अपने आप को चौड़ा होकर फिरना, ठीक है, या जंपिंग डिस्प्ले के मुख्तलिफ किस्म के जंप्स लगाना। ये कई सारे तरीके हैं। ये सारे तरीके ऐसे हैं कि ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के। अगर फीमेल रेडी है तो वो ऑपोजिट जो है इन रिस्पॉन्स सिग्नल देगी और अल्टीमेटली मेटिंग के लिए आ जाएगी, और अल्टीमेटली फिर मेटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये मेटिंग जो है इनकी बड़े ज्यादा देर तक नहीं होती, बहुत थोड़े टाइम के लिए, कुछ सेकंड लगते हैं मीटिंग करने में, मगर ये बार बार करते रहते हैं। यानी कि ये नहीं होता कि 2 घंटे वो मीटिंग ही कर रहे हैं, नहीं, वो चंद सेकंड्स के लिए, वो आप देखें दो बर्ड जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हट जाते हैं। फिर वो जो है, जैसे आपने घरों के अंदर वो चिड़िया और चिड़े का वो देखा होगा, मेल और फीमेल उसका, तो वो बार बार उसके डोमेन के ऊपर चढ़ता रहता है और बार बार उतरता रहता है, वो जब तक के स्पर्म जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर नहीं हो जाते। ठीक है। और ये मैंने आपको पीछे भी बता के आया हूँ कि जो कॉपुलेशन बर्ड्स के अंदर होती है, इसके अंदर मेल के अंदर कोई स्पेशल आइज, कोई पीनस नहीं होता है, सिंपल कोलोकल ओपनिंग है दोनों के अंदर। वो मेल जो है फीमेल की बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी कोलोकल ओपनिंग को फीमेल की कोलोकल ओपनिंग के सामने रखता है और स्पर्म ट्रांसफर कर देता है क्लोकोआ के अंदर, और क्लोकोआ से ऊपर जो है वो रीअब्जॉर्ब होकर ओविडक्ट में आ जाते हैं वो स्पर्म जो है, जैसे मैंने अभी को तस्वीर दिखाई है। अच्छा, इनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या है? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है, ये 3 किस्म के बर्ड हैं मोस्टली, ज्यादातर जो है मोस्टली बर्ड जो है वो मोनोगैमस है। मोनोगैमस या मोनो गेमी या मोनोगैमस बर्ड्स ये क्या है? मोनोगैमस वो बर्ड्स होते हैं जिसमें एक मेल एक सिंगल फीमेल के साथ अपना पेयर बनाते हैं। ठीक है। पेयर वो हैं, वो पेयर बनाने के बाद क्या होता है कि वो इकट्ठे नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट बनाने के बाद वो इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे, एक जो है वो अंडों के ऊपर बैठता है, एक फूड वगैरह तलाश करता है।
ठीक है। और इसके जो मोनोगेमी जो में के अंदर ये तब होती है जब जो है वो रिसोर्सेज जो हैं, जो फूड रिसोर्सेज हैं, उसके सराउंडिंग के अंदर वाइडली हों और इक्वली या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, यानी कि एक जैसे रिसोर्सेज मौजूद हैं हर जगह, इधर भी हैं, अगली जगह पे भी हैं, तीसरी जगह पे भी हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर एक बर्ड जो है वो सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मोनोगेमी है कि यानी कि एक मेल एक फीमेल के साथ, जैसे हम हैं इंसानों के अंदर है कि एक जो है हस्बैंड एक ही वाइफ के साथ रहता है, दूसरे किसी के साथ नहीं रहता, यानी कि उसी के साथ रहता है, उसी के साथ मीटिंग करते है, सारा काम करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मोनोगेमी के अंदर भी क्या होता है कि एक बर्ड एक ही फीमेल के साथ सिंसियर होता है, उसी के साथ रहता है, उसी के साथ मीटिंग करता है। और इसमें दोनों के लिए, पेरेंट्स के लिए और जो है वो फायदे होते हैं। फायदे क्या हैं कि दोनों पार्टिसिपेट जो है नेस्ट बिल्डिंग में भी काम करते हैं, यानी कि चिड़िया और चिड़ा दोनों जो है वो तिनके इकट्ठे करते हैं। फिर इसके बाद जो एक फीमेल स्पेशली जो है वो अंडों के ऊपर बैठ जाती है, उसको इनक्यूबेट करती है, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देती है, और जो दूसरा है वो खुराक तलाश कर करके लाता है। और इसके अलावा कोई इंट्रूडर आए उसको भी भगाने की कोशिश करता है, यानी कि कोई मुदाखलत करने आ जाए बीच में से। दूसरा तरीका जो है जो इतना कॉमन नहीं है, वो कुछ वर्ड के अंदर है कि पॉली गायनी होती है। पॉलीगाइनस मीन या पॉलीगाइनस बर्ड ऐसे होते हैं कि जिसमें एक मेल कई सारी फीमेल के साथ, यानी कि एक मेल एक से ज्यादा फीमेल के साथ मीटिंग करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि फीमेल अंडों की हिफाजत करती है, ठीक है, और बच्चों की भी हिफाजत करती है। सिर्फ मेल जो है वो मेल ने क्या करना होता है कि ये जो है स्पीशी स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये स्पेशली पॉलीगाइनी उन स्पीशी के अंदर पाए जाते हैं जिनके अंदर जो यंग वंस हैं, बच्चे जो होते हैं, वो कम डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मुर्गी मुर्गे के अंदर देख लें, हैंस चिकन और हैंस के अंदर देख लें कि एक मुर्गा कई सारी मुर्गियों के साथ, या अक्सर देखें ना घरों में लोगों ने कई सारी मुर्गियां रखी होती हैं मगर मुर्गा एक ही रखा होता है, यानी कि सारी मुर्गियों के लिए एक ही मुर्गा होता है, यानी कि वो पॉलीगाइनी होती है। पॉलीगाइनी क्या है कि इसके अंदर सोर्सेज जो है वो किसी पैच के अंदर रिसोर्सेज हैं, और इसमें क्या होते हैं कि अगर जहाँ पे ब्रीडिंग सीजन के अंदर मेल मौजूद है, या तो एक ही मेल है या बड़ा स्ट्रॉन्गर मेल है, जिस स्ट्रॉन्गर मेल है उसकी तरफ कई सारे फीमेल जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, जैसे मुर्गियों वगैरह के मैंने कहा कि वो आमतौर पर हम घरों में रखते हैं, तो देखें एक आधा ही मुर्गा होता है, तो अब सारी मुर्गियों ने डेफिनेटली उसी की तरफ अट्रैक्ट होना है। ये है जी पॉलीगाइनी। ठीक है, और इसके अलावा ये प्रेरी चिकन्स ये जो हैं इनके अंदर भी पॉलीगाइनी पाए जाते हैं, और ये जो मेल डिस्प्ले ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं लेक्स। ठीक है, जो यानी कि मेल जो सेंट्रल पोजीशन में होते हैं, यानी कि मेल जो है वो ज्यादा अच्छे इलाके पे या अच्छी टेरिटरी पे जिन्होंने काबू किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, उनकी तरफ फीमेल ज्यादा अट्रैक्ट होती है। जैसे आजकल के दौर में इंसानों में भी देख लें कि ऐसा बंदा जो बड़ा स्ट्रॉन्गर है, बड़ा पैसा शैसा है, शोहरत जायदाद ये वो है, तो उसको देखें कई सारी फीमेल शादी कर लेती है। ठीक है, माड़े बंदे को कोई भी नहीं शादी करता, जो है बल्कि बाद पर उसके अपनी बीवी भाग जाती है। मगर कई सारे जो स्ट्रॉन्गर हैं, स्ट्रॉन्गर मीन के पैसा है, जायदाद है, गाड़ियां हैं, ये वो जरूरियात जिंदगी के जो भी रिसोर्सेज हैं, तो आप देखें वो कई सारे लोग तीन तीन चार चार शादियां करते हैं, जैसे अरबों में देखें तो तीन चार शादियां तो कॉमन बात है। क्यों? उनके पास बड़े रिसोर्सेज हैं, तो हर कोई उनको पता है कि फूड सिक्योरिटी है, फीमेल को कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये पॉली एंड्री। पॉली एंड्री क्या होता है कि इसमें थोड़ा उल्ट होता है कि एक फीमेल जो है वो कई सारे मेल्स के साथ रहती है और कई सारी फीमेल के मेल्स के साथ सेक्स करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो ये स्पेशली यहाँ पे एग्जांपल दिए स्पॉटेड सैंड पाइपर की, तो इसमें क्या होता है कि फीमेल बर्ड जो है ये फीमेल बड़ी होती है मेल की निस्बत, तो इसके अंदर फीमेल ही टेरिटरी इस्टेब्लिश भी करती है और अपनी टेरिटरी को दूसरे फीमेल से बचाती भी है। और फिर ये हर एक मेल के लिए अंडे देती है, यानी कि मुख्तलिफ मेल जो है वो मेल जो है वो उसकी केयर करेंगे अंडों की। ठीक है, और फीमेल जो है वो मुख्तलिफ के साथ सेक्स करेगी, मेल्स के साथ फिर अंडे भी डिफरेंट देगी। और वो मेल जो कि अच्छी तरीके से टेरिटरी को डिफेंड करता है उसके लिए ज्यादा अंडे देती है। जो मेल जो है किसी प्रीडेटर के अगेंस्ट डिफेंड ना कर सके, अंडे खो बैठे अपने या अंडे खा गया है उसका प्रीडेटर, तो फीमेल ऐसे मेल को फिर रिप्लेस कर देती है, यानी कि इसमें फीमेल डोमिनेंट है। ठीक है, इसे कहते हैं पॉली एंड्री। ठीक है, तो ये पॉली एंड्री जो है इसे, यानी कि ये स्पेशली ऐसे केस में ज्यादा कॉमन है, ये ऐसे बर्ड्स में कॉमन है जहाँ पे मेटिंग या प्रीडेशन एक बड़ा खतरा है।
ठीक है। और इसके अंदर ये तब एडवांटेजेस है जब फूड जो है वो प्लेंटीफुल है, काफी ज्यादा फूड है, मगर जो चांसेस ऑफ यंग वंस हैं, यानी कि उनके डेवलप होने के चांसेस बहुत कम है। कई सारे बर्ड रहते होते हैं तो उनके अंदर जो है मेल्स तो यानी कि यंग वंस तो काफी प्रोड्यूस होते हैं, मगर आगे बड़े कम ही होते हैं। छोटे ही को ही अक्सर कई सारे प्रीडेटर खा जाते हैं, छोटे बच्चों को ही कई सारे प्रीडेटर खा जाते हैं। तो यानी कि बड़े कम होते हैं, यानी कि कई सारे बर्ड ऐसे हैं, उनमें से 50% भी जो है यंग वंस अडल्टहुड को नहीं पहुंच सकते, यानी कि 20 25 30% तक वो जवान होते हैं, बाकी सारों को प्रीडेटर खा जाते हैं। उन केसेस में फीमेल जो है वो ज्यादा डोमिनेट जो है वो होती है। आगे आ जाए नेस्टिंग एक्टिविटी। नेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, जो कि वो नेस्ट बनाती है। ठीक है, कुछ बर्ड जो है वो नेस्ट जो है वो दूसरी स्पीशीज से दूर होके अलग होके बनाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो बर्ड हैं वो लार्ज फ्लॉक्स के अंदर नेस्ट बनाते हैं, यानी कि काफी सारे बर्ड एक ही जगह पे घोंसले बना रहे होते हैं। कई सारे दरख्तों के साथ आपने देखा होगा कि एक ही दरख्त के साथ 25 25 40 40 50 50 घोंसले लटके होते हैं। ठीक है, या बाज का जो है वो इस तरह का होता है। इसको हम कहते हैं फ्लॉक्स के अंदर। कुछ होते हैं अकेले अकेले कि आप देखें एक ही दरख्त के ऊपर एक ही घोंसला नजर आएगा, जैसे कौवे वगैरह हैं। ये गांव से शहरों से बाहर गांव के अंदर ऊंचे ऊंचे दरख्तों के ऊपर एक आधा ही बस घोंसला बनाते हैं। ठीक है, और कुछ जो है फ्लॉक्स के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, ये कई सारे बर्ड्स हैं जो कि फ्लॉक्स के अंदर, यानी कि एक ही दरख्त के ऊपर आपको 30 40 50 घोंसले नजर आएंगे। तो नेस्ट कंस्ट्रक्शन इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही ये नेस्ट कंस्ट्रक्शन तब स्टार्ट होती है जैसे ये पेयर बन जाती है, यानी कि फीमेल मेल को सिलेक्ट कर लेती है या मेल्स फीमेल को सिलेक्ट करके अपना पेयर बना लेते हैं, यानी कि उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो है वो फिर नेस्ट कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है एम्परर पेंगुइन, इनके अंदर आपको पता है कि ये बर्फ पे रहते हैं। यहाँ पे ग्लेशियर हैं बड़े बड़े, उन ग्लेशियर पे सिवाय बर्फ के कुछ भी नहीं होता, स्नो और बर्फ के अलावा कुछ नहीं होता। तो ये क्या करते हैं कि ये घोंसले नहीं बनाते, ये अपना नेस्ट नहीं बनाते, ये बल्कि क्या करते हैं अपनी जो पाँव की जो फिंगर्स के दरमियान जो झिल्ली होती है ना, वेब होती है, उसके ऊपर अंडे रख के बैठे रहते हैं, या उसके उनको अंडों को उसके बीच में फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उसकी इंक्यूबेशन का तरीका है। अच्छा, अब जो है जो अंडे देता है एक बर्ड, जितने भी अंडे देता है, मतलब 5 देता है, 10 देता है, 20 देता है, तो वो उसको या उसको हम क्या कहते हैं, क्लच। ये हम पीछे भी पढ़ के हैं कि क्लच साइज। तो अब मुख्तलिफ अंडों का क्लच साइज डिफरेंट होता है, यानी कि नंबर ऑफ एग और यंग इज प्रोड्यूस बाय अ फीमेल इज कॉल्ड क्लच। ठीक है, तो ये इनका क्लच साइज डिफरेंट होता है। तो मोस्टली बर्ड्स अपने जो है अंडों को इनक्यूबेट भी करते हैं, यानी कि उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मुर्गी 21 दिन तक अपने अंडे के ऊपर बैठती है तो फिर बच्चे निकलते हैं, अगर ना बैठे तो उन अंडों से बच्चे नहीं निकलते। ठीक है, तो ये अब कई सारे तरीके हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे हैं कि वो ब्रूड पैच होता है, कि यानी कि कुछ बर्ड जो ऐसे हैं कि उनको उनके ऊपर बैठ के काफी सारे अंडों के ऊपर बैठ के, जो उसने 2 4 या 10 12 जितने भी अंडे दिए होते हैं, जो उसका क्लच साइज है उसके ऊपर वो जो है परिंदा जो है एक खास टाइम के लिए बैठता है, यानी कि उनको एक खास टेम्परेचर 33 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देता है, ताकि उसमें से वो जो है, और उनको उल्ट पुल्ट भी करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन जो है वो अटैचमेंट नहीं होती, एग मेम्ब्रेन आपस में से जुड़ नहीं जाती। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि एम्ब्रियो सही बनता है, एम्ब्रियो की शेप खराब नहीं होती। ठीक है, दूसरा होता है कि कुछ बर्ड जो ऐसे हैं उनके ऊपर अंडों के ऊपर ठंडा पानी भी फेंकते रहते हैं, यानी कि डालते रहते हैं उनको गीला रखने के लिए। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है मुख्तलिफ बर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ है, यानी कि कुछ जो है ब्रेस्ट फीडर के थ्रू उनको इंक्यूबेट करते हैं, कुछ पूरा जानवर ही ऊपर बैठा होता है। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से लेके 80 दिन तक है, यानी कि ये वेरी करता है स्पीशी टू स्पीशी। ठीक है, मुर्गी के अंदर 21 दिन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्फ्लेशन ऑफ यंग वंस, इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स ऑफ यंग्स, जैसे ही एक जो है वो हैचिंग से थोड़ा सा पहले क्या होता है कि जो यंग वन होता है उसके लंग्स के अंदर क्या होते हैं कि वो जो एयर सैक्स बनना शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर हवा भर जाती है, और वो हवा जो है वो उसको अपने लंग्स को फुला लेता है। ठीक है, और साथ ही फुलाने के साथ ही सांस लेना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जो है जो यंग वंस होता है अपनी चूंच मारता है शेल्स के ऊपर, तो आस्ता आस्ता वो जो है वो शेल टूट जाता है, और फिर अल्टीमेटली बच्चा जो है उस अंडे से छिलके से बाहर निकल आता है। ठीक है,
जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बने होते हैं। ये देखें जी मुख्तलिफ किस्म की नेस्ट हैं, कुछ इस तरीके से नेस्ट होते हैं, ओपन नेस्ट होते हैं, कुछ जो है इस तरीके से हैंगिंग नेस्ट होते हैं, दरख्तों के साथ बनाते हैं। कुछ नेस्ट जो हैं ये इस तस्वीर के अंदर देखेंगे दरख्तों के अंदर बनाए होते हैं। ये तोते वगैरह जो हैं, पैरट्स वगैरह, अक्सर दरख्तों के साथ, दरख्तों के अंदर जो खोखले तने होते हैं ना, उनके अंदर अंडे देते हैं। ये पैरट्स वगैरह ना नहरों के किनारे जो हैं ये अक्सर कॉमन है। अच्छा, अब इसमें से दो तरह के बच्चे पैदा होते हैं। इनके दो तरह के परिंदों के अंदर दो तरह के बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चे इनको कहते हैं एट्रीशियल यंग वंस। ठीक है, ये ऐसे बच्चे होते हैं कि जब ये पैदा होते हैं बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, अपना कुछ भी नहीं कर सकते, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। यानी कि हैचिंग के बाद वो अपने पेरेंट्स के ऊपर इंटायरली तौर पे डिपेंडेंट है। ऐसे यंग वन को हम इटरेशियल यंग कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नंगे होते हैं, यानी कि इनकी स्किन के ऊपर बाल वगैरह भी नहीं होते। ठीक है, और इसके अलावा ये अपना टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं कर सकते इतना, इसलिए जो है परिंदे इनको अपने परों के नीचे लेके बैठी रहती है, या इनके ऊपर बैठी रहती है, या इनको कवर करके रखती है। जो फीमेल होती है, ये मेल्स होते हैं, ताकि ये ठंड से बच सकें, गर्मी से बच सकें। ठीक है, मगर ये ग्रो बड़े तेजी से होते हैं। क्या होते हैं? ग्रो बड़े ही तेजी से होते हैं, बड़ी स्पीड के साथ होते हैं। तो ये मेल जो है वो जो है ये खुद खा भी नहीं सकते। ये जब बस जब इनको पता चलता है कि माँ करीब आ गई है, या इनका जो पेरेंट्स करीब आ गए हैं, तो ये साथ ही मुंह, बड़े बड़े मुंह खोलना शुरू कर देते हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो अपने जो उन्होंने दाने दुगना जो भी खा पी के आए हैं फील्ड से, वो अपने रीगर्जिटेट करके, यानी कि अपने क्रॉप में से वो सारी चीज निकाल के मुंह के रास्ते उनके मुंह में डालती रहती है। ठीक है, तो ये जो है इनको कहते हैं ट्रिशियल यंग। और प्रोकोशियल यंग्स, प्रोकोशियल प्रीकोशियल यंग्स वो होते हैं जो कि जब वो हैच होते हैं तो अलर्ट भी होते हैं और थोड़ा बहुत दौड़ को भाग भी सकते हैं। ठीक है, और इनकी बॉडी के ऊपर डाउन फीदर्स भी होते हैं, यानी कि नर्मो मुलायम छोटे छोटे फीदर्स भी होते हैं। ये वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, और खुद ब खुद फीड कर सकते हैं। जैसे मुर्गी के चूजे देखें, तो ये क्या करते हैं कि जब यंग बच्चे निकलता है तो वो चल फिर सकता है, और दाना दुगना भी खुद ही खा लेते हैं। मगर ये है कि फीमेल इनको गाइड करके लेके जाती है, पेरेंट्स इनको, एक आधा पेरेंट्स इनको गाइड करता है, यानी कि उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, कहाँ से खाना है, क्या खाना है, कैसा खाना है, वो सारा। तो इस तरह के यंग वंस को हम कहते हैं प्रोकोशियल यंग वन। ये देखें, ये ट्रेशियल यंग वन है, एक दिन का, ना इसकी आंखें खुली हैं, ना इसके बाल हैं। मगर ये देखें, ये प्रोकोशियल प्रीकोशियल, इसका एक दिन पुराना है। ये ग्राउस का है, रफल ग्राउस का है। तो ये देखें, इसके ऊपर बाल भी हैं, एक्टिव भी है, मूव भी कर सकता है, खुद बहुत खा भी सकता है। ये देखें जी, ये पैरट्स का यंग वन एट्रिशियल। किन किन, ये दो तीन एग्जांपल दी हुई हैं। ये सॉन्ग बर्ड्स हैं, ये पेलिकन्स का है, ये पैरट्स का है यंग वन है। ये देखें बिल्कुल नंगे मुंगे, कुछ गाल हैं भी तो ना होने के बराबर। ठीक है, और जबकि ये देखें चिकन डक और ये रिया, ये चूजे जो हैं ये ओपन होते हैं, और बड़े जो है वो इनके ऊपर ये देखें डाउन फीदर्स भी हैं। ठीक है, और डाउन फीडर खा भी सकते हैं, और ये खुद बहुत खाते हैं, इनको खिलाना नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि उनको गाइड करना है, ले के कहाँ जाना है। तो इनको फीडिंग क्या होती है, मैंने फीडिंग आपको पहले बता दी है कि ये इनकी बहुत ज्यादा एपिटाइट होती है। यानी कि ये बहुत ज्यादा खाते हैं, जो ट्रेशियल बर्ड्स होते हैं, इवन कि अपने बॉडी के वजन के बराबर तकरीबन एक चूजा जो है वो डेली खा जाता है खुराक। तो ये सिर्फ इसमें क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे जो हैं वो सारा दिन बार बार जाते हैं अपने घोंसले से बाहर, और खुराक इकट्ठी करके लाते हैं, और जब खुराक को फिर दोबारा से अपने ईसोफेगस और अपने क्रॉप में से निकाल के उसके बाहर जो है वो उनके मुंह में डालते रहते हैं। जो स्पेशली जो कुछ आवाजें निकालती है, तो उस आवाजों से ये बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, और कहीं 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 बोलना शुरू हो जाते हैं कि मुझे, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मुझे दो, मुझे दो, हर एक को कहा रहा होता है। तो माँ जो है या पेरेंट्स जो है वो खुले मुंह के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा हर एक के अंदर डालते रहते हैं। ठीक है, ताकि वो जो सबको इक्वल शेयर मिल जाए। ठीक है, स्पेशली जो इनमें से जो पहले हैच होता है वो थोड़ा साइज में भी बड़ा होता है, और उसकी गर्दन ज्यादा ही ऊंची होती है, यानी कि उसका मतलब ये है कि उसको पहले खुराक दी जाती है। इसके अलावा जो है लाइफ स्पैन कितना होता है, मुख्तलिफ लाइफ स्पैन का मैंने सबसे पहले बताया कि मोस्टली बर्ड जो हैं वो, यानी कि 50% बर्ड घोंसलों से बाहर निकल पाते हैं, यानी कि 50% घोंसलों के अंदर ही मर जाती हैं। यानी कि मरने का क्या मतलब है, इनको कई सारे ये प्रीडेटर जो हैं, ये दूसरे जो फाल्कोनी फार्मर्स के अंदर अभी हमने कई सारे शिकारी परिंदे पड़े, वो ही पकड़ पकड़ के इनको खा जाती हैं। ठीक है, और इनका लाइफ स्पैन आमतौर पर 10 से 20 साल तक होता है कैप्टिविटी के अंदर, और नेचुरल कंडीशन में इनका लाइफ साइकिल इससे भी कम होता है।
यानी कि यहाँ पे एग्जांपल बताएं, जैसे हम मैकम रॉबिन की 1.3 ईयर एज होती है ऑन एवरेज, ठीक है। ये ब्लैक कैप्ड चिक कैडी, ये तकरीबन 1 साल से भी कम जिंदा रहती हैं, और ये इनकी पहले साल बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी होती है। स्पेशली मोस्टली बर्ड जो है 1 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, वो 1 साल के अंदर अंदर बड़े मार जाती हैं, और 50% तो घोंसलों के अंदर ही मर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाए, ये देखें जी, ये जो है इनको फीड करवा रही है, इनकी जो मम्मा है, ये इनके जो पेरेंट्स है वो इनको मुख्तलिफ फीड करा रहे हैं, और ये मुंह खोल के रहते हैं। ये ट्रेशियल बर्ड हैं। माइग्रेशन की बात करें तो बड़े सारे बर्ड जो हैं वो माइग्रेट भी करते हैं, और साल के कई सारे पीरियड्स में माइग्रेट करते हैं, ठीक है। ये माइग्रेट क्यों करते हैं, ये माइग्रेट और बाल का पूरे एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में जाते हैं। जैसे ये देखिए, एक बर्ड उसने बताया हुआ है कि समर विंटर के अंदर यहाँ पे होता है साउदर्न पार्ट में, और फिर ये समर के अंदर इधर चला जाते हैं। यानी कि जहाँ पे मौसम शदीद हो जाता है, स्पेशली ऐसे कंट्री जहाँ पे बर्फबारी होती है, तो ये बर्फबारी के इलाकों में आपको पता है वहाँ पे फूड भी नहीं मिलता, तो वो फिर फूड वाले इलाकों को छोड़ के वो फिर जो है दूसरे इलाकों में, दूसरे कंटिनेंट में मूव कर जाते हैं, जहाँ पे जो है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बताया। इवन के पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी सारी स्पीशीज जो है वो साइबेरिया से, मतलब कि रशिया से माइग्रेट करके हजारों किलोमीटर करके इधर सिंध और ये गवादर और इन इलाकों में आती है, पाकिस्तान के अंदर भी। और और क्योंकि आपको पता है कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये काफी बड़ा इलाका है, यानी कि 70% लैंड की जो अर्थ है वो यहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फेयर भी है। यानी कि हमारी दुनिया के अंदर ऐसे है कि जो आज जैसे आजकल देखिए हमारी गर्मी है, जो हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, तो जो साउदर्न पार्ट है वहाँ आजकल सर्दी है, ठीक है। तो वो जब हमारे यहाँ पे सर्दी होती है तो उन दिनों उधर गर्मी होती है, तो जहाँ पे मौसम सख्त होता है, चाहे वो गर्मी हो या ज्यादा हो, जब वो एक जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो बर्ड वहां से माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में चले जाती हैं, ठीक है। तो अब ये देखें मुख्तलिफ बर्ड्स का उसमें जैसे कि मूवमेंट दिखाई हुई है कि ये जाते हैं, जैसे ये जो है नॉर्दर्न वीट ईयर है, ये जो है आपने ये देखें यहाँ पे तस्वीर में, कि ये देखें ये रशिया से चल के इधर अफ्रीका के एंड पे आता है, ठीक है। ऐसे कई सारे बर्ड हैं ये माइग्रेट करते हैं, ये सारे बर्ड्स की इसने डिटेल दी हुई है। ये देखें जी, स्नो गीज इन फ्लाइट है कि ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, ये पाकिस्तान के अंदर मैंने माइग्रेटरी बर्ड्स का थोड़ा सा डेटा आपको दिखाया हुआ है कि ये तकरीबन 4,000 जो बर्ड स्पीशीज हैं वो रेगुलर माइग्रेट्स हैं, जो कि तो आप कह लें कि दुनिया के तकरीबन 40% बर्ड जो हैं ये माइग्रेट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये देखें कौन कौन से बर्ड आते हैं, एक लंबी लिस्ट है ये, यानी कि रशिया से, साइबेरिया से, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से उड़ के जब हमारी सर्दियां होती हैं तो ये हमारे आदमी को, हमारी तो सर्दियां आपको इंडियन ओशियन के साथ साथ आपको पता है कि बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता। तो साइबेरिया में क्या होता है, -60, -50, -70 तक टेम्परेचर गिर जाता है, तो वहां पे ये बर्ड सर्वाइव नहीं कर सकते, वो फिर सर्दियों में इधर आ जाते हैं। मगर जब वहां पे समर समर होता है तो ये फिर वापस उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ ये पनाहगाहें बताई हुई, जगह बताई हुई जहाँ पे ये पाकिस्तान के अंदर ये मुख्तलिफ लेक्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जहाँ पे ये हर साल बर्ड जो हैं वो आते हैं, और लाखों की तादाद में आते हैं, ठीक है। और अब कह लें कि इसमें दो तरह के बर्ड होते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स होते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स क्या होते हैं कि ये जब इन्होंने जहाँ पे फूड अवेलेबल होती है अबंडेंटली, तो ये बहुत ज्यादा खाते हैं। खाने से क्या होता है कि ये अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी बॉडी वेट का तकरीबन 50% तक ऊपर फैट्स भी जमा कर लेते हैं, यानी कि चर्बी भी जमा कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, जब मौसम अनफेवरेबल हो जाता है, खुराक खत्म हो जाती है, तो फिर ये क्या करते हैं कि लॉन्ग नॉन स्टॉप जर्नी करते हैं, यानी कि हजारों किलोमीटर एक ही फ्लाइट में उड़ के जाती हैं, यानी कि ये उतरते नहीं है फिर, ठीक है, और फिर जाते हैं। और इनका माइग्रेशन का फायदा क्या होता है, एक तो क्लाइमेट एक्सट्रीमिटी एक्सट्रीम से बच जाते हैं, कि जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो या बहुत ज्यादा ठंडा हो तो उसमें बर्ड भी सर्वाइव नहीं पा सकते, अक्सर बर्ड मार भी जाती हैं, तो उससे बचने के लिए ये काम करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब सर्दी वगैरह जिन इलाकों में स्नोफॉल पड़ती है तो वहां पे खुराक बिल्कुल नहीं मिलती परिंदों को, क्योंकि हर परिंदे जो हैं पत्ते गिर जाते हैं, फूड हर शय कवर हो जाती है बर्फ से, जब कवर हो जाती है तो कुछ भी नहीं मिलता है, तो फिर इन्होंने सरवाइव भी तो करना है, तो सरवाइव करने के लिए ये इलाका ही छोड़ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई सारे स्टिमुलस होते हैं कि ये इनको पता कब चलता है, यानी कि क्या इनको कैसे पता चलेगा कि अब माइग्रेशन करनी है। एक तो इनके जो
ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है कि हर स्पीशी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन होने लगती हैं तो फिर करते हैं। इसके अलावा इनके नेट क्लॉक्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं, प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल क्लॉक इन्हें बताता है कि अब इतना टाइम हो गया, ये नेट होता है, अल्लाह ने बाई बर्थ ही रखा होता है उनके अंदर, कितना टाइम हो गया अब यहाँ से मूव करके चले जाना है। या जब सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर ये मूव करना शुरू कर देते हैं। या फोटो पीरियड, ये डे लेंथ कम होना शुरू हो जाती है। डे लेंथ कम होने से क्या होता है कि इनकी जो इनकी जो कह लें कि रिप्रोडक्टिव सलाहियतें हैं वो कम होना शुरू हो जाती, स्प्रेस होना शुरू हो जाती, तो फिर ये उड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब फोटो पीरियड ज्यादा हो जाता है तो फिर भी जो है ये इनकी रिप्रोडक्टिव सलाहियतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो फिर भी ये माइग्रेट करके दूसरे इलाके की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इंक्रीजिंग डे लेंथ, मैंने कहा कि ये गोनेटल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, यानी कि इनकी सेक्सुअल या कह लें कि रिप्रोडक्टिव सलाहियतें, शक्तियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये जो है फिर आस्ते आस्ते दूसरे इलाके की तरफ मूव कर देते हैं। तो कई सारे इलाके मैंने कहा जो लॉन्ग डिस्टेंस मूव करते हैं वो फैट डेपोजिशन करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के ऊपर चर्बी जमा करते हैं और फिर ताकि वो चर्बी पिघले और ये कई हजार किलोमीटर जो है माइग्रेट कर जाए। अब मैकेनिज्म ऑफ माइग्रेशन क्या है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड हैं, मैंने कहा कि ये 50% तक अपने ऊपर चर्बी चढ़ा लेते हैं और फिर जो है ये फिर लॉन्ग और नॉन स्टॉप जर्नी करते हैं। कुछ बर्ड ऐसे हैं कि वो लेयरली अप्रोच होती है, यानी कि क्या करते हैं कि बार बार रुकते रहते हैं, बार बार जगह जगह खाते पीते भी रहते हैं और आगे भी चलते रहते हैं। और कुछ जो है क्लियर वेदर के अंदर 100,000 प्लस हाइट के ऊपर उठते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर जाके, क्योंकि ऊपर जितना ऊपर जाए हवा की रेजिस्टेंस कम होती जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसलिए करते हैं। इसके अलावा जो है ये बर्ड जो है कई सारे, मैंने कहा कि इनके अंदर नेविगेशन, ये नेविगेशन कैसे करते हैं, इनके अंदर नेविगेशन के कई सारे तरीके हैं। नेविगेशन जो है वो दो तरीकों से करते हैं। रूट बेस्ड एक नेविगेशन होती है। रूट बेस्ड नेविगेशन ये होती है कि ये जो है लैंड मार्क, जब ये उड़ते हैं तो अपने रास्ते में लैंड मार्क्स को याद किए जाते हैं। जैसे हमने कहीं पे जाना हो ना तो बोर्ड शोर्ड, गली नंबर, पहली गली है, चौथी गली, ऐसे साइन याद करते रहते हैं। जब वापस आते हैं उन्हीं साइंस को देखते देखते वापस आ जाते हैं। मगर कुछ ऐसे बर्ड हैं कि वो उनके अंदर लोकेशन बेस्ड नेविगेशन होती है, यानी कि वो साइंस याद नहीं करते, बल्कि उनके अंदर एक तो मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से उन्हें पता होता है कि वो कहाँ पे है। इसके अलावा जो है वो सूरज चांद तारों को देखते हुए भी मूव करती हैं। ठीक है, और जो है ये बात कर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं कि लोकेशन बेस्ड नेविगेशन। अच्छा, इसके अलावा हम क्या क्लूज कौन कौन सी हैं नेविगेशन के लिए, इसमें सन कैंपस है कि जो सन की मूवमेंट आपको पता है कि वो डिफरेंट सीजन्स के अंदर सन की मूवमेंट डिफरेंट होती है। जैसे आप देखें ना, गर्मियों में सन की मूवमेंट और होती है हमारे इधर पाकिस्तान में, और सर्दियों में और होती है। गर्मियों में बिल्कुल सूरज जो है ऊपर कह लें कि सर के ऊपर होता है, मगर सर्दियों में आप देखेंगे तो काफी दूर दूर आपको सूरज नजर आते हैं, हमारे यानी कि नॉर्थर्न पोल से दूर हो जाते हैं। तो ये क्लूज जो है इनके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती है सूरज की रोशनी के अंदर, वो अल्ट्रा वायलेट रेज से इनको कई सारे क्लूज मिलते हैं। इसके अलावा सेलेस्टियल क्लूज होते हैं। ये सेलेस्टियल क्लूज ये होते हैं कि ये जो है नॉर्दर्न स्टार को देखते हुए करते हैं, क्योंकि ये नॉर्दर्न स्टार जो है ये जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलता है उसकी एक्सेस के साथ साथ ये भी रोटेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एंगल ये नॉर्थ स्टार और होराइजन के दरमियान कम होना शुरू हो जाता है, इक्वेटर के दरमियान, तो ये उस तरीके से यानी कि हम इक्वेटर के करीब करीब जाते जाते हैं। तो इस क्लूज को यानी कि सितारों की, सूरज की मूवमेंट को देखते हुए भी कई सारे जो है वो परिंदे जो है वो करते हैं, माइग्रेट करते हैं। इस तरीके से कई सारे परिंदे ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे इसने तीन चार परिंदों की एग्जांपल दी है। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इन्हें पता होता है, यानी कि अर्थ का जो सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो है वो माइग्रेट करते हैं। अगर इनके सर के ऊपर इन्होंने, कई सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इनका अगर ये जो है इनके सर के ऊपर मैग्नेटिक लगा दिया जाए तो इनकी मूवमेंट जो है वो रैंडम हो जाती है। तो इस तरीके से कई सारे क्लूज हैं जो कि ये यूज करते हैं। तो यहाँ तक जो है ये रखें इसको, यहाँ तक कोई बात है तो आप पूछ लें जल्दी से।